कई बार धमकी दे होता दी थी है। उसने कि बोला ना हरियाणा से है, यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएगा, उसने धमकी तक दे दी थी। तो बोला आपके पास क्या क्या सामान है, मैं बोला मेरे पास सब कुछ है। तो वो बोला कुछ अगर है नहीं यानी नहीं हुआ ना तो मैं दे दूंगा, आप ये तो बताओ क्या क्या है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे एक बाबा मिले जो झारखंड से थे, उसने एटलस साइकिल पे विदाउट गियर की, मेरी गियर की साइकिल थी, उसने बिना गियर की साइकिल पे 4 धाम किए थे उत्तराखंड के। अरे वाह। उसको देख के लगा कि चाहे मुझे पैदल करने पड़े लेकिन मैं करूंगा। हेलो एक्सप्लोरर्स, स्वागत है आपका एक नए सफर में, जहां हम आपको सुनाएंगे ट्रैवल से रिलेटेड काफी सारी किस्से, काफी सारी कहानियां, लोगों के एक्सपीरियंस, एडवेंचर्स एंड बहुत कुछ। सो वी इन गो फॉर एक्सप्लोर स्टार्टिंग ए न्यू सीरीज ऑफ पॉडकास्ट बाय द नेम ट्रैवल गॉसिप्स, जहां हम काफी सारे गेस्ट्स को इनवाइट करेंगे एंड सुनेंगे उनसे उनकी लाइफ की इंस्पायरिंग ट्रैवल स्टोरीज। सो आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने अपनी 100 सीसी बाइक से पूरा भारत का भ्रमण किया है, प्लस उन्होंने भारत से नेपाल की साइकिल यात्रा की है जो कि बहुत ही बड़ा एडवेंचर था एंड काफी सारे माउंटेनियरिंग के एक्सपीरियंस है उनके। सो एंजॉय आवर फर्स्ट पॉडकास्ट एज वी आर स्टार्टिंग इट विद देसी यात्री विकास। तो कैसे हो विकास भाई? भाई बिल्कुल बढ़िया सुनिए, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो यार एक बात बताओ, सोलो ट्रैवल्स मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी करता है ना, उससे पहले मन में 100 क्वेश्चन होते हैं कि कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो आपने क्या सोच के स्टार्ट किया कि बस बैग उठाया और चल दिए? एक्चुअली ना मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करता था पहले, लेकिन दोस्तों के साथ ये रहता होटल तू देखेगा, खाना ले लिया, खाना तूने अच्छा नहीं बताया, होटल अच्छा नहीं है। और दोस्तों के साथ क्या होता है, जैसे कहीं पे भी जाने की कोशिश करे ना, वो कहता है ये मैं नहीं देखूंगा, किसी की कुछ पसंद होती है, कोई सिर्फ घूमने जाता है, कोई सिर्फ एक चीज देखने जाता है। तो फिर मैं सोचा मैं अकेले जाके देखता हूँ, लेकिन अकेले में पहले बोल रहे थे जहाँ पे भी रिव्यू देखते हो या कहीं पे भी देखते हो, अकेले आप बोर हो जाओगे, किससे बात करोगे, क्या करोगे। लेकिन मैंने सबसे पहली जो अपनी सोलो राइड की थी ना, वो की थी ऑल इंडिया सोलो बाइक राइड। सबसे बड़ी मैंने सोलो पहले राइड की पहले थी। में ही सीधा हाँ, सीधा ऑल इंडिया। उससे पहले अपने दोस्तों के साथ जैसे आसपास में घूमा था, जैसे हरिद्वार गया, ऋषिकेश, मसूरी, वैष्णो देवी, जयपुर हो गया, ये आसपास ही घूमा था। लेकिन जो मेरी पहली सोलो थी ना, वो ऑल इंडिया सोलो राइड थी। अरे वाह। तो उसमें सबसे बेस्ट क्या था, अगर आपको बात करनी ना तो आप लोकल से बात करते हो, जैसे किसी ढाबे पे चले गए। तो अगर आप दोस्तों के साथ हो ना, आप खाना खाते भी उस मतलब आपस में बात करोगे, ये खाना बढ़िया, आगे कहाँ जाना, कहाँ रुकना। लेकिन अगर आप सोलो होगे ना तो आप उससे ढाबे वाले से बात करोगे या जो पास में और खाना खा रहे होंगे कि यहाँ पे फेमस क्या चीज़ है खाने की, क्या देखने का, कहाँ पे रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसलिए सोलो सबसे बेस्ट रहती है। सोलो में आप अपने हिसाब से रात को चलना, दिन में चलना, हर एक चीज़ अपने हिसाब से होती है, दूसरे के ऊपर वो नहीं होता। तो कितने दिन की राइड थी ये मेरी 5 महीने की थी, 145 दिन। 5 महीने की राइड? हाँ, ये सोलो थे जिसमें मैं 32,000 किलोमीटर घुमा था और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में। हाँ जी, बाइक से, प्लेटिना बाइक थी। प्लेटिना बाइक थी? 100 सीसी। 100 सीसी की बाइक में पूरा इंडिया। हाँ जी, पहाड़ों पे भी गए होंगे? हाँ, लद्दाख भी था, स्पीति भी था, नॉर्थ ईस्ट भी था। लोगों को डर होता है कि यार हमारी पल्सर लद्दाख पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बुलेट लद्दाख पहुंचेगी? हाँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बंदों के कि ये जाएगी, ये हो जाएगी। अगर बाइक में आपके टायर ठीक है, टाइम पे सर्विस हो रखी ना, तो किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो कोई किसी पास कोई में भी किसी भी बाइक जगह आपको दिक्कत नहीं आई? आपके पास तो सामान भी होगा, सोलो निकले थे तो बहुत मेरे साथ लगेज ना वगैरह एक भी सीन होगा। हुआ था। मैं ना नॉर्थ ईस्ट में गया था, सिक्किम में, वहाँ पे ना गुरुडोंगमार लेक है। हाँ। वो कोई बंदे बोलते हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट है, लेकिन वर्ल्ड हाईएस्ट तो नहीं है, वो तो नेपाल में शायद, लेकिन बहुत हाइट पे है वहाँ पे। वहाँ पे मुझे जितने भी बंदे मिल रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि ये बाइक ना ऊपर नहीं जाएगी इसमें ना। हाँ, लोकल्स मिलते थे या फिर बाइक राइडर मिलते थे, जैसे कोई हिमालयन पे था, कोई बुलेट पे था, कोई बड़ी बाइक पे था। तो वो कह रहे थे इसका तेल खुलवाना पड़ेगा, अलग से कुछ करना पड़ेगा, इस बाइक को छोड़ दो, दूसरी लेके जाओ। लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी। कई बंदे बोले वहाँ पे बाइक स्टार्ट रखना, अगर बंद हो गई ना तो इतनी ठंडा स्टार्ट नहीं होगी। मैंने स्टार्ट रखी, लेकिन कुछ देर बाद ऑटोमेटिक बंद होगी। मैं डरता डरता घूमा था 1 घंटा कि क्या पता दोबारा बाइक स्टार्ट होगी या नहीं, और वो पहली स्लिप में स्टार्ट हो गई थी। तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती अगर आपकी बाइक की सर्विस ठीक है तो। ये होता है पैशन, मतलब लोगों को ये होता है कि हम पहले बड़ी बाइक लेंगे, स्पोर्ट्स बाइक लेंगे, फिर ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, या फिर हमने पहले मिनिमम मतलब लोग सोचते हैं हिमालयन हो, बुलेट हो, उससे हम पहाड़ों पे जाएंगे, ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। आपने मतलब प्लेटिना से स्टार्ट की, बजाज प्लेटिना से, और पूरा इंडिया कवर कर दिया। छोटी बाइक क्या मतलब किक क्या मिली है एकदम की, जो है मेरे पास प्लेटिना है इसी से कर देता हूँ, किसी ने रोका नहीं या फिर ऐसा नहीं हुआ कि यार बड़ी बाइक लूँ? नहीं, एक्चुअली ना मैं नौकरी कर रहा था, तो नौकरी करते करते ना मैं बोर हो गया था, 9 से 5 की ड्यूटी पे।
कि सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे तक ड्यूटी करो, घर पे आ जाओ, अगले दिन फिर वही। उससे मुझे कुछ ये लग रहा था कि जिंदगी में पूरी जिंदगी यही करेंगे, इससे कुछ फायदा नहीं, बस रुपये आ जाएंगे लेकिन और अलग से कुछ नहीं है। फिर मैंने ना 1 महीना में घर पे रुका था, उसमें मैंने देखा कि मुझे ना घूमना है, तो मैं सच सोचा जैसे गोवा जाता हूँ, लेकिन गोवा के बाद आप वापस आ जाओगे तो फायदा नहीं है। मैं सोच रहा था गोवा मुंबई साथ में घूम लूँ। तो ऐसे मैंने प्लान किया कि मैं क्यों ना एक साथ पूरा भारत घूम लेता हूँ, उसके बाद पूरी जिंदगी अपनी जॉब करता रहूँगा। तो मैंने ये प्लान किया। फिर मैंने उसमें ना बहुत सारे बंदों से पूछा, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक, हर जगह देखा कि मतलब मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बाइक से, कार से। तो किसी ने भी मुझे बाइक से सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें आप बोला कहीं पे गिर गए तब दिक्कत है, इससे बढ़िया कार में जाओ, पैसे ज़्यादा लगेंगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक दिक्कत होती है, अगर मान लो आप जैसे यहाँ से लद्दाख जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ से मनाली से लेके मिलेगी, बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप बस में घूम नहीं सकते। तो इसलिए मुझे लगा कि बाइक से घूमूंगा। फिर मेरा सबसे बड़ा इशू आया, अगर मैं बुलेट लेता हूँ तो डायरेक्ट 1.5-2 लाख रुपए की आएगी, और जो प्लेटिना वो 60-70 हज़ार रुपए की आ गई थी। दूसरा एवरेज का होगा, हर किलोमीटर पे उस पर ज़्यादा रुपए देने थे। तो मुझे बजट में भी करनी थी और बाइक पे भी करनी थी। लेकिन हर किसी ने कहा कि इससे सोच मत करो। एक्चुअली मैं वाराणसी पहुंचा था। वाराणसी में मुझे बहुत सारे वहाँ पे राइडर्स थे और ट्रैवलर थे, क्योंकि मैं वहाँ हॉस्टल पे रुका था। हॉस्टल में मोस्टली ट्रैवलर ही मिलते हैं। तो उनसे बात की ना, बोला ये इसमें आग लग जाएगी, इसका इंजन फट जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब उसने इतना डरा दिया। उसके बाद अगर थोड़ी सी भी बाइक गर्म होती थी ना, मैं रोक लेता था। मुझे यही डर रहता था कि कहीं कुछ होना जाए। लेकिन एक टाइम के बाद लगा कि कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे 1 हफ्ते 10 दिन तक रहता है कि ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई और अच्छे से घूम ली हर जगह, कोई दिक्कत नहीं आई। पैसे भी बचे होंगे? पैसे भी बहुत सारे बचे, बहुत सारे। क्या माइलेज आ जाती है प्लैटिना की? वैसे तो 70-80 के आसपास आ जाती है, लेकिन एक्चुअली मेरे पास सामान बहुत ज्यादा था ना, तो उसने 55 के आसपास दी। वही बुलेट जो होता है 25-30 दे देती है। हाँ 25 देगी वो। तो आपने बुलेट इतनी भी नहीं देगी, डबल से भी ज्यादा। आपने मतलब बहुत अच्छे पैसे बचा लिए। मैं बुलेट का बताता लेके जाते तो कम से कम आपका 3 गुना खर्चा होता। बहुत ज्यादा। एक्चुअली मैं बुलेट का बताता हूँ आपको। मेरी प्लेटिना के बाद ना मैं दूसरी बाइक चेंज करने की सोच रहा था, तो हर कोई कह रहा था कि ना आप रॉयल एनफील्ड की हिमालयन लो या बुलेट लो। तो हमारे पास बुलेट थी, तो मैं सोचा एक राइड इससे करके देखता हूँ। मैं उसको ना आदि कैलाश के लिए गया था, लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बुरा। जो बुलेट है ना वो आप बढ़िया रोड पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन वहाँ पे क्या था, बिल्कुल ऑफ रोड था। इतनी मिट्टी थी, अगर एक बार गिर जाए अकेले बंदे से उठेगी। प्लेटिना को आप आराम से उठा सकते हो। कहीं बर्फ में फंस जाए आप, बुलेट को एक मतलब अकेले बंदा घुमा नहीं सकता, प्लेटिना को आप हर जगह घुमा सकते हो। सही बात है। तो वहाँ से मेरा ना बुलेट का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो मतलब ऐसे कोई बजाज कंपनी ने कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं दी, कुछ आपने लिया नहीं, कुछ ऐसा अप्रोच किया? ना उन्होंने की ना मैंने। मतलब एक बार उन्होंने मेरा पेज पे तो लगाया था, लेकिन मैंने कभी बात करने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले कई बंदों से मैंने बात की थी। वे बोले अगर आप स्पॉन्सरशिप ले लेते हो ना तो उसमें ना आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, कि जैसे उनके हिसाब से पोस्ट डालो, उनके हिसाब से वीडियो में उनका नाम बोलते रहो। तो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं अपनी मनमर्जी से घूमना, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया स्पॉन्सरशिप के। तो उसके बाद उनको पता चला कि आपने ऑल इंडिया चला, उसके बाद उन्होंने पेज पे डाला मेरा से। काफी सही। मतलब होता है लोगों को काफी डर होता है यार, पहले मैं बड़ी बाइक ले, बड़े बाइक से ट्रैवल करे, ये चीज अच्छी लगी। और आपने उस ट्रिप के लिए ब्रांड न्यू बाइक ली थी या पहले थी? नहीं, ब्रांड न्यू ली थी, मतलब 2-3 महीने पहले ही ली थी। ज्यादा यूज नहीं की, तो नौकरी के लिए ली थी, लेकिन वो काम इसमें आई। अरे वाह, सही। तो कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन कराई थी? कुछ भी नहीं कराया मैंने ना, पंचर किट भी नहीं ले रखी थी। इसी के लिए मैं एक बात बताता हूँ। मैं ना पहले जैसे अपना नॉर्थ में घूमा, फिर साउथ में गया, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था। तो नॉर्थ ईस्ट पे ना मैं महाराष्ट्र के बाद ना बंदों से जुड़ने लगा था। उससे पहले ना मैं किसी राइडर्स को नहीं जानता था। उसके बाद मैं बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हुआ, तो वहाँ पे ना मुझे नॉर्थ ईस्ट में एक ग्रुप में ऐड करवाया था। तो बंदा मिला मेरे को, बोला कि नॉर्थ ईस्ट में ना जो रास्ते ना वो बहुत खराब है, वहाँ पे आपकी बाइक में भी पंचर हो जाएगा, बाइक में भी कुछ खराबी आ गई तो वहाँ पे कोई मिलेगा भी नहीं। तो बोला आपके पास क्या क्या सामान है? मैं बोला मेरे पास सब कुछ है। तो वो बोला कुछ अगर है नहीं, यानी नहीं हुआ ना, तो मैं दे दूंगा, आप ये तो बताओ क्या क्या है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा। ना पंचर किट, ना प्लास, ना पेचकस, जो बाइक के साथ आती ना किट, बस छोटी सी वो किट थी। फिर उस बंदे ने जबरदस्ती मेरे को दिया कि ये लेके जाओ, वापस आते टाइम गुवाहाटी का था वो, कि वापस आते दे जाना। तो मेरे पास अलग से कुछ नहीं था, लेकिन आप पंचर किट का लेके जा सकते हो, अलग से कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं, क्योंकि बाइक में कई बार ऐसा इशू आ जाता, उसको आप ठीक ही नहीं कर सकते, बस एक पंचर ठीक कर सकते हो। ये तो है। तो आपको आया ऑल इंडिया ट्रिप में कोई इशू? कहीं आपको ऐसा लगा नहीं, कहीं कोई इस बाइक को लेके गलत आ गया, कोई दूसरी नहीं, कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं आया, कहीं पे भी। लद्दाख में कैसा रहा एक्सपीरियंस? लद्दाख में पहली बार गया ना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दूसरी बार गया ना जब थोड़े से इशू आ गए थे, उसकी ना टंकी में थोड़ी गैस बन रही थी,
वो किसी भी मिस्त्री को पता नहीं चला। पूरा मैंने लद्दाख, सचपास, उसके बाद में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मणिमहेश यात्रा की थी, फिर मैंने सचपास किया था, मतलब लद्दाख किया था। सचपास की प्लेटिना लेके गए थे? प्लेटिना लेके गया था। वहाँ पे लोग 4x4 गाड़ियां नहीं ले जा पाते वहाँ पे, उसमें उनको डर लगता है। आप अपनी बाइक लेके वहाँ वो सबसे पहले डरने की बात है, क्योंकि बंदे गाड़ी में जाते हैं, उसमें भी जाते हैं ना, उसमें भी उल्टियाँ करते रहते हैं, मतलब पहले से ही हवा बना लेते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप बिना डरे जाओगे ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती। अगर आप पहले से ही डर लेते हो ना, आप मान के चलते हो कि मैं ये बाइक लेके जाऊंगा, इसमें ये इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें कोई छोटा सा भी इश्यू आ जाता है ना, फिर आप डरते रहते हो कि इसमें ये दिक्कत आ जाएगी। मतलब माइंड का गेम है, सारा माइंड का गेम है। ये तो है। तो मतलब इस पूरे 5 महीने की ट्रिप पे आप कहाँ आपने स्टे किया, कैसे आप रहे? इसमें मैंने मोस्टली ना मुश्किल से 400-500 रुपए से महंगा होटल लिया हुआ, मुश्किल से 400-500। सब सस्ते होटल 350-400 से नीचे मिल जाता था। नहीं, हॉस्टल कम लेता था मैं सबसे पहले देखता था कैंपिंग की लोकेशन। ओके। अगर मैं जैसे मान लो मैं मनाली जा रहा हूँ तो मनाली के आसपास में मुझे घूमना पड़ेगा, वहां पे मैं देखता था कि कोई गुरुद्वारा, धर्मशाला या फिर हॉस्टल मिल जाता। और उससे अलग जैसे मुझे अभी लद्दाख जाना तो मुझे डायरेक्ट लद्दाख रुकना, उसके बीच में जैसे जम्मू है, जम्मू में मैं कैंपिंग की लोकेशन देखूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे रात को सोना है, सुबह निकलना है। तो आप अपना टेंट लेके चले? अपना टेंट लेके चला था। तो खाना वगैरह और खाना ढाबे पे खा लेते थे, खाना ढाबे पे खा लिया, उसी के साइड में कैंपिंग टेंट लगा लिया और सो गए। और कई जगह ना ढाबे पे जगह नहीं देते थे, वो मना कर देते थे, या फिर ट्रक वाले ज्यादा आते थे, वहां पे नहीं लगा सकते, तो आप पेट्रोल पंप देख सकते हो, सबसे सेफ है पेट्रोल पंप। और पूरे इंडिया में आपको हर जगह मिल जाएंगे पेट्रोल पंप। तो आप अपना टेंट लगा लेते थे, बढ़िया सो जाते थे। कभी मतलब इसमें कोई इशू नहीं आया, जैसे जंगली जानवर आ जाते हैं, नहीं ऐसा, लोकल्स भी दुखी करते हैं कई बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको इग्नोर करना पड़ेगा। उसको जैसे मैं गया था गोवा, नए साल पे गया था मैं 30 तारीख को, तो वहाँ पे मैंने ना बागा बीच पे कैंपिंग कर ली। मैंने कई जगह पूछा, वे बोले यहाँ पे नहीं हो पाएगी, वहाँ पे नहीं हो पाएगी, लेकिन एक लोकल से पूछा, वहाँ पे मछुआरा था, वो बोला हम यहीं पे पूरी रात यहीं पे रहेंगे, तुम यहाँ पे लगा लो। वहाँ पे जैसे भिखारी होते ना, ये दारू पी के और टेंट को बार बार छेड़ रही थी, तो मैं थोड़ी देर तो सोचा मैं बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन वो बार बार पीट रहा था। फिर मैंने बाहर निकल के उसको धमकाया, फिर वो निकल गया। तो ऐसे तो होता रहता है। जैसे आप हरियाणा से हो, हरियाणवी बोली जो अपनी होती है वो थोड़ी खड़ी बोली होती है, इसका भी फर्क पड़ता है ट्रैवलिंग में? मतलब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं लोगों के माइंड में होता है हरियाणा से मतलब लड़ाई झगड़े वाला बंदा है, या हरियाणा से है तो ये चिल्ला रहा है या फिर गाली गलौज कर रहा है। मतलब कभी इसके ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव भी पॉइंट रहते होंगे, नेगेटिव भी रहते होंगे, बट कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपकी बोली के कारण कुछ ज्यादा जज कर लिया गया या फिर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आई हो? हाँ, लद्दाख में हुआ था मेरे साथ। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं लद्दाख से ना पेंगोंग लेक की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे एक जैसे अपनी टेम्पो ट्रेवलर होती है ना, इनके पीछे चल रहा था। वहाँ पे रोड तो सिंगल होते ही हैं, मैं बहुत देर से पीछे चल रहा था, लगभग 1-1.5 किलोमीटर से। उसके बाद आगे से गाड़ी आ रही थी, तो उसने साइड में लगा लिया। मैंने देखा बाइक उसके बिल्कुल पीछे रख लिया मैंने बाइक को, तो आगे से मैंने देखा 5 गाड़ी आ रही है। 4 गाड़ी आने के बाद 5वीं आ रही थी ना, मैंने 2 बार हॉर्न दे दिया कि इस बंदे को पता चल जाएगा कि इसके पीछे बाइक राइडर है, और ये निकलने के बाद इसने रोक रखी हो, निकल जाऊंगा मैं। उसके बाद मैंने हॉर्न दे दिया, 2 बार हॉर्न दिया था। उसने कहा हाथ कर दिया, बोला निकल जाओ। मैं जैसे उसके साइड में गया ना, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी होती। अच्छा। उस बंदे ने। फिर मैं बोला ये क्या है, मतलब कैमरा क्या था, मैं कैमरे में रिकॉर्ड करा था, लेकिन मेरा हैंग हो गया GoPro से, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैंने उससे पूछा क्या, उसने 2-3 बार मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। फिर थोड़ी बहसबाजी हुई, वो निकल गया आगे, उसने साइड नहीं दी। रोड बड़ा भी आ गया था, लेकिन उसने साइड नहीं दी, मैं पीछे पीछे चलता रहा। लगभग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसने साइड में थोड़ी सी रोक ली, किसी बंदे को उल्टी आ रही थी, उसने साइड में रोक ली, मैं पास से निकल गया। निकल के मैंने हाथ हिला दिया कि मैं आगे निकल गया, जैसे ऐसे हाथ नहीं हिलाते थे, मैंने आगे निकल गया। उसके बाद हम आगे जाके पानी पीने के लिए रुक गए। वो बंदा फिर वहां से कभी उंगली दिखा रहा, कभी कुछ कर रहा, तो हम पीछे फिर भागे। फिर आगे जाके मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। मैंने उससे पूछा, मैं भाई क्या दिक्कत है? वो उसी बात पे लड़ने लग गया कि तू मतलब चिल्ला के बोल रहा, पहले हॉर्न बजा रहा तो फिर चिल्ला रहा है। उसके ऊपर हमारी बहुत बड़ी बहस हुई थी। ये लोकली थे वहाँ के? लोकली थे। धमकी दे दी थी उसने कि बोला ना हरियाणा से है, यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएगा, उसने धमकी तक दे दी थी। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? क्या मैंने क्या बोला है? बात कैसे भी करूं? तेरे को थोड़ी करा मैंने, क्या समझा रहा हूँ? मैंने क्या कही तेरे पर मैंने तेरे कही के है, मन्ना आदमी दिया था कि गड्डी आ रही थी, हमने साइड दे देगा, हमने पड़ गई थी कौन, तू आके ले लेकर जा है? मैं पंगा क्यों करूंगा? मैं पंगा क्यों ना रहा हूँ? तो मैंने क्या कही थी? सारे पहले तू आके ले आया था गड्डी ने,
ठीक है ना, तो आराम से घूमने आया ना, घूमने आ रहा मतलब मन्ना की गई है, मनोज क्या गला पंगा ना करे, और तो बताया था और नहीं बताया था, तू साइड दे देगा, मन नहीं थोड़ी गई थी मैं कहता रहा हूँ, तू तो भी साइड दे दे, इतना जाम लगा था कि नहीं लगा था, तो जाम में मन नहीं थोड़ी गई थी, तू जाम में खाकर निकाल दे, मन्ना हमने नहीं दिया था कि गाड़ी निकल जाएगी जब हमें साइड दे देगा, निकाल दूंगा मैं गाड़ी, हमको नहीं जाना है पंगा, बिन बात का पंगा, साइड दे रहा हूँ ना, आराम से जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो तेरे को साइड दिया है मैंने, तो मन्ना कब कही थी तूने साइड ना दिया, वो साइड लेने के लिए और दबाया था मैंने भी, हाँ नहीं लौटूंगा, तो यार तू मार देगा जी, तो फिर है धमकी दे, मैंने धमकी दे, फिर धमकी दे रहा हूँ, मारेगा, नहीं ये मैंने भी देखा है, मतलब पर्सनली मैं भी हरियाणा से हूँ, मैंने भी काफ़ी बार फील किया कि लोगों को बड़ा वो हो जाता है कि अच्छा ऐसे कैसे बोल दिया, ये खड़ी बोली में क्यों बोल दिया। अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया दिल्ली रहते, तो थोड़ी सी वॉइस जो है वो चेंज हो गई है। पहले होती थी ये चीज़, मेरे साथ भी ऐसा सेम किस्सा गोवा में हुआ था कि ऐसे एक अंकल थे बस में, वो लड़ने लग गए थे कि कैसे कैसे बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है। मैं मतलब बोल तो मैं रिस्पेक्ट से ही रहा हूँ, वो आज से 7-8 साल पहले जब हमारी टोन, एक्चुअली वो थोड़ा टोन में आ जाता है, उसका फायदा भी होता है, हुआ होगा आपको भी कई जगह ऐसा लगा होगा। वाराणसी में था तो मैं सुबह 7 बजे निकल गया घूमने, मैंने एक बंदे से पूछा कि यहाँ पे ना ये घाट कहाँ पे है, वो मेरे को अकड़ के बोला तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से घाट पूछ रहा है। अच्छा। और उसने बाइक की चाबी निकाल ली, तो मैं कहा यार ये क्या बात हुई। उसके बाद एक साइड में ना झाड़ू दे रहा था, वो बोला इसने ड्रिंक कर रखी है, ये कहते मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, वो चाबी फेंक के भाग गया। अगर मैं वहीं पे उसको जी करने लग जाता तो चाबी नहीं देता। नहीं ये हो जाता है, कई बार हो जाता है। खैर हमारे अभी तो हम मतलब हरियाणा में भी काफ़ी लोग ट्रैवल करने लगे। पहले क्या होता था कि हम ट्रैवल के नाम पे सिर्फ गोवा चले गए, कभी मनाली चले गए, शिमला चले गए। अभी अब देखते हैं काफ़ी सारे ट्रैवलर हैं यार जो वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं और अच्छे लेवल पे घूम रहे हैं, 50 कंट्री 100 कंट्री कवर कर चुके हैं अच्छी एज में, और अपने हरियाणा से ही है। काफ़ी इस चीज़ का भी फ़र्क आया है लोगों में, बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का भी फ़र्क। पहले तो हमेशा कोई भी कहे कि घूमने चलते हैं, या तो जयपुर जाते थे या हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, वैष्णो देवी चले गए, इससे अलग कहीं जाते ही नहीं थे। हाँ हमने भी बचपन में वहीं ट्रैवल किया, हरिद्वार ले गए, कभी घर वाले वैष्णो देवी चले गए। जब हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, जब बाहर निकले तब पता चला रहे दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं ट्रैवल किया। तो मतलब आपने पूरा 5 महीने बजट ट्रैवलिंग की, पूरा आपने कहीं पे कुछ ऐसा ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं किया। कभी आपको मन नहीं हुआ कि यार इस जगह आया हूँ तो ये चीज़ तो खरीद लूँ? जैसे मान लो काफ़ी बार होता है हम किसी लोकेशन पे जाते हैं, जैसे हम गोवा गए तो मन आता है यार स्कूबा डाइविंग कर ही लेते हैं, इतनी दूर आए हैं गोवा, या फिर किसी और फेमस लोकेशन पे चले गए, कश्मीर चले गए तो मन हो या स्कीइंग कर ले, या अपना डल लेक में शिकारा राइड कर ले। हर जगह अपनी अपनी एक्टिविटीज होती है, तो कभी ऐसे मन नहीं करता था कि बजट में है बट ये कोई एक्टिविटी करना है, या करते थे उसमें? नहीं करता था। एक्चुअली क्या होता था, अगर आप कहीं पे भी जाते हो ना, जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते रहते हो कि मैं आज यहाँ पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ना बंदे मिल जाते हैं, और ऐसे ऐसे लेवल के बंदे मिलते हैं कि आपको उसका आइडिया नहीं रहता। बिल्कुल। एक बार मैंने ट्रैक कर रहा था, तो वहाँ पे मैं ये कर रहा था रुद्रनाथ ट्रैक, तो उसको हर कोई बंदा बोल रहा था कि अकेले मत करना, और कोई ट्रैक कर लेना, इसको अकेले मत करना। लेकिन मैंने अकेले स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2 दिन बाद उसके कपाट बंद होने वाले थे। तो मैं 3-4 किलोमीटर के बाद जाके रुक गया। उसके बाद अगले दिन मैं वेट कर रहा था कि कोई बंदा आएगा, लेकिन वहाँ पे जो जिसके पास रुका था ना मैं टेंट में, वो बोला कोई भी नहीं आएगा। उसके बाद वो बोला अगर कोई आएगा तो 7 बजे तक आएगा, इसके बाद कोई नहीं आएगा। मैंने 7:30 तक वेट किया, कोई नहीं आया। उसके बाद जैसे ही मैं चलने को तैयार हुआ, सामने से 3 बंदे आ रहे, एक पुलिस वाला था और एक कपल था। तो मैं उनको देखते हाथ हिलाने लग गया, उनके जाके हेलो मिलाया, गले लगा। मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है। उनके साथ मैंने आधा ट्रैक कर लिया, तब पता चला कि यहाँ के डीएम थे। अच्छा, अरे वाह। उसके उसके बाद पता चलने के बाद मैं उनसे दूर हो गया, फिर वे बोले कि ऐसे दूर नहीं होते, हम ट्रेवलर हैं इस टाइम पे। और ऐसा ही सेम मेरे साथ हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के और गुजरात के बॉर्डर पे है। वहाँ पे एक बंदा बोला कि वो फेसबुक से ही मिला था कि आप मेरे पास रुक जाना। मैं बोला रुकूंगा नहीं, लेकिन वैसे मिल लेंगे। तो 2 घंटे मिले। तो वो बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं कैसे पहले महाराष्ट्र जाऊँगा फिर गोवा जाऊँगा। बोला आपको स्कूबा और ये करनी है? मैं कहा मन है, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं है। वो बोला जितना कम से कम होगा ना उतना करवा दूंगा। पहले तो बोला मैं फ्री में करवा दूंगा। मैं कहा नहीं फ्री में तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन आप बजट में करवा दो जितना आपका बनता। तो उन्होंने करवा दिया था, बिल्कुल बजट में करवा दिया था, मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं थी इतने बजट में करवा दिया था। तो ऐसे बंदे मिलते रहते हैं जो ये चीजें करवाते रहते हैं। नहीं अच्छा है यार, अपना भी अपने आप में ये होता है कि उस जगह जाओ, उस जगह की फेमस एक्टिविटी की, तो फिर क्या किया। सही बात। तो हमारे माइंड में बचपन से बैठा होता है ऋषिकेश जाएंगे राफ्टिंग करेंगे, ऋषिकेश जाएंगे राफ्टिंग करेंगे। और अभी तो काफी बार होता है ऋषिकेश क्रॉस भी हो जाता है, राफ्टिंग करने वालों को देखते होते हैं कि हाँ ये बंदे, कभी इनमें हम भी थे जो पहली बार राफ्टिंग करने आए थे, या फिर पहली बार कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए थे।
एडवेंचर वैसे तो जो आपका ओवरऑल ट्रिप है वो पूरा अपने आप में ही एडवेंचर है। 5 महीने पूरा इंडिया 100cc बाइक पे कवर करना अपने आप में इससे बड़ा एडवेंचर क्या ही होगा। मैंने सोचा था कि ये सबसे बड़ा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने नेपाल साइकिल से किया था। हाँ वो भी एक बहुत बड़ा एडवेंचर था। वो उससे भी बड़ा एडवेंचर था। नेपाल, इंडिया से नेपाल पूरा ट्रिप साइकिल पे। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे जितने ऑल इंडिया राइड में मिल गए ना, इससे ज्यादा बंदे नहीं मिलेंगे, लेकिन नेपाल में मुझसे उससे भी बड़े बड़े साइकिलिस्ट मिले थे। अच्छा, हाँ साइकिल का अपना ही क्रेज है, हमारे यहाँ फिर भी कम है। तो कैसे आप एक स्पेशल आपने साइकिल परचेज की और चल दिए, या फिर क्या था उसकी स्टोरी? उसमें ये था कि मैंने बाइक से कर लिया था, फिर मैं सोच रहा था कि ना थोड़ा वेट लॉस करना, तो साइकिल ले लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने साइकिल हौज खास से ली थी। मैं हौज खास से घर तक गया तो 50 किलोमीटर था, मैं एक दिन में कर लिया, मतलब एक दिन भी नहीं लगा था, 5-6 घंटे लगे थे। तो मुझे हौज खास से आप अपने घर साइकिल लेके गए? हाँ साइकिल लेके गया पहले चला के। हाँ, उससे पहले मुझे पता नहीं 10 साल 15 साल पहले मैंने कितने साल पहले साइकिल चलाई थी। तो उस दिन लगा कि मैं साइकिलिंग अभी भी बहुत तेज चला लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं सोचा अगर आसपास चलाऊंगा तो 10-20 किलोमीटर के बाद ऐसा मन करता कि अभी नहीं चला रहे, बाद में चला लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई प्लान करता हूँ। तो उस टाइम पे ना हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ का प्लान किया मैंने। पहले 2 दिन में मैं ऋषिकेश पहुंच गया, पहले 2 दिन में। तो उसके बाद ये लगभग 250 किलोमीटर था, तो मुझे लगा यार मैं चला लूंगा, लेकिन अगले दिन मुझसे 10 किलोमीटर भी नहीं चला गया, क्योंकि हाइट आ गई थी। पहाड़ी आ गई थी, बिल्कुल भी नहीं चला। फिर मैंने सोचा यार गलत डिसीजन ले लिया, वापस चलता हूँ। फिर मैं 5-10 किलोमीटर वो चला था, मतलब उतर के चलाने लगा। फिर मुझे एक बाबा मिले जो झारखंड से थे, उसने एटलस साइकिल पे विदाउट गियर की, मेरी गियर की साइकिल थी, उसने बिना गियर की साइकिल पे 4 धाम किए थे उत्तराखंड के। अरे वाह। उसको देख के लगा कि चाहे मुझे पैदल करने पड़े लेकिन मैं करूंगा। हमें यहाँ पे एक बाबा मिले हैं जो उड़ीसा से उत्तराखंड यात्रा कर रहे हैं, मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों घूम के आए। तो एक बार उनकी साइकिल दिखाते हैं, उनसे बात करवाते हैं। मेरा नाम नोमीनाथ बाबा। तो आप उड़ीसा से आए हैं? हाँ, उड़ीसा से केदारनाथ बद्रीनाथ या और भी कुछ देखा है? केदारनाथ बद्रीनाथ जमुत्री गंगोत्री रास्ता में, और बनारस पड़ा। ओके, 4 धाम कर लिया आपने यहाँ के। अभी आपको उड़ीसा से कितना दिन लगा यहाँ तक? उड़ीसा से लग गया मेरे को कम से कम 7 महीना। 7 महीने से चले हुए हो आप। और उत्तराखंड में कितना टाइम लग गया आपको? उत्तराखंड में हो गया मेरे को जनवरी से लगभग 10 महीने, क्योंकि अक्टूबर चल पड़ा, 9 महीने हो गए। तो उसके बाद किया था फिर मैंने वो राइड करने के बाद पूरी राइड कर ली ना, उसके बाद मुझे लगा कि अभी ठीक है तो मैं क्यों ना नेपाल उड़ जाऊं, क्योंकि नेपाल में अगर आप बाइक से जाते ना तो उसका 100 पर डे का चार्ज लगता है। तो मैं सोचा अगर 20 दिन भी जाऊंगा तो 2000 रुपये तो इस चीज के लग जाएंगे। तो मगर अगर मैं साइकिल से जाऊंगा ना तो उसका कोई चार्ज नहीं है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा तो वे पॉइंट बीच में जो पॉइंट आते हैं ना वे देख नहीं सकते, इसलिए मैंने साइकिल का प्लान किया था। उसी ट्रिप से कंटिन्यू किया है घर आके? नहीं, पहले घर आया। हाँ, घर आने के बाद 15-20 दिन बाद। तो उस ट्रिप पे आपने बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब दोनों कर लिए थे? हाँ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब दोनों। तो आपने पहले साइकिल चलाई घंगरिया तक, देन आपने हेमकुंड साहिब का ट्रैक भी किया? हाँ, ट्रैक किया, फिर मैं वापस आया। थकते नहीं हो? ऐसा नहीं होता यार थक गए, अब 2-4 दिन रुकना है कहीं? नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता ट्रैवल के टाइम ऐसे लगता है कि यार बहुत ट्रैवल कर लिया, अब 5-6 दिन यहीं रुकूंगा, इस जगह पे रुकूंगा, आगे कहीं नहीं जा रहा, या फिर घर जाना है? कैसे? घर जाने का नहीं होता, लेकिन कई बार जगह ऐसी आ जाती कि वहां पे रुकता कि यहाँ पे 2 दिन की जगह 3 दिन रुक लो, कोई अच्छी लोकेशन मिल जाए तो बीच में रेस्ट कर लो। हाँ, रेस्ट कर लो, वो हो जाता। लेकिन घर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि ना अगर आप एक ट्रिप पे किसी एक लोकेशन पे हफ्ता 10 दिन रुको ना तो उससे बोर हो सकते हो। लेकिन अगर आप डेली नई जगह पे जा रहे हो ना, नए बंदों से मिल रहे हो, तो बंदा बोर नहीं होता। हाँ, क्योंकि हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, नए आदमियों से मिलते हो, नया खाने को मिलता है, नई जगह देखने को मिलती है। जैसे साइकिलिंग पे जा रहे होते हैं तो पहाड़ों में तो बहुत चैलेंज आते हैं, लैंडस्लाइड होती है कई जगह रास्ते बंद होते हैं, कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है पहाड़ों में। जैसे साइड से कई बार गाड़ियाँ भी बहुत तेज से निकल रही होती है लोकल में स्पेशली, तो प्रॉब्लम तो उसकी भी बहुत आई होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि साइड से निकलते हैं। बाकी ना अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाती है ना तो वहाँ पे साइकिल ही बेस्ट रहती है। अगर आप बाइक से जाते हो ना तो वहाँ पे फंस जाते हो। मैं आधी क्लास ना 2 बार गया हूँ, दोनों बार 5-6 दिन के लिए फंसा हूँ। लेकिन अगर आप उस टाइम पे साइकिल पे हो ना, क्योंकि साइकिल वाले और पैदल वाले बंदे उसको क्रॉस कर लेते हैं, वो इजिली क्रॉस कर लेते हैं। कंधे पे उठाई और ले गए। हाँ, उठा के ले गए। या फिर नदी क्रॉस कर रहे थे, नेपाल में जा रहे थे, 2-3 किलोमीटर चल रहा था, फिर नदी क्रॉस करके वापस आ रहे थे। तो साइकिल तो बेस्ट रहती है, क्योंकि बहुत सारे नेपाल में मैंने देखा था, जैसे टेम्पल हो गए, वहाँ पे ना आपको अगर बाइक से जाते हो ना तो 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन आप साइकिल से ऊपर तक चला के लेके जा सकते हो। अच्छा, साइकिल की सबसे बेस्ट है नेपाल में लगी मुझे, क्योंकि वहाँ पे ना जो लड़कियाँ स्कूल में जाती है अपने यहाँ पे भी जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम जाती है, ना के बराबर। वहाँ पे मोस्टली 10-10 किलोमीटर तक एक गाँव से दूसरे गाँव में काम करने जाते हैं, वे भी साइकिल से जाते हैं। साइकिल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है नेपाल, बहुत ज़्यादा। अच्छा है, मतलब एक तो सस्टेनेबल ट्रैवल कर रहे हैं, एंड
दूसरी चीज़ है हमारा कोई रिसोर्स यूज नहीं हो रहा, ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे। बट आपको लगा नहीं मतलब जैसे पहाड़ों पे जब इतनी साइकिल चलाई, इतनी सब चीज़ें हुई, मतलब ऐसा लगा हो कि यार बहुत थक गए, साइकिल को किसी ट्रक में डालते हैं, घर चलते हैं? नहीं, तो ऐसा तुम्हें कुछ नहीं नहीं आया? था। ये स्टार्टिंग में हुआ था जब मैं बद्रीनाथ और वहाँ हेमकुंड साहब जा रहा था ना, तब लग रहा था मुझे ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद कि अगर साइकिल से ही जाना तो जैसे बहुत सारे बंदे करते हैं, जैसे मनाली घूमने जाना तो यहाँ से दिल्ली से मनाली डायरेक्ट बस में रखी, वहाँ पे आसपास घूम लिए, तो मैं ये काम कर लेता हूँ। लेकिन जब मैंने बाबा को देखा ना, उसके बाद मैं कहा ये कर सकता है इतनी एज में। वापस भी साइकिल से ही आए थे? वापस भी साइकिल से आया था अरे घर तक। वाह। कितना दिन लगे थे नेपाल ट्रिप में? नेपाल ट्रिप में लगे थे मुझे लगभग 36 दिन। 36 दिन? उसमें 1800 किलोमीटर। अरे वाह। किया था। लोग यहाँ मतलब 3 दिन के बाद चौथे दिन में कहते हैं यार बोर हो गए, डेस्टिनेशन से घर चलते हैं। 36 दिन और पूरा साइकिल में, काफी अच्छा एडवेंचर रहा होगा। 36 दिन में ना मैंने मुश्किल से 3 या 4 दिन होटल लिया था नेपाल में भी। अच्छा, डेली कैंपिंग, डेली कैंपिंग? डेली। अरे वाह, तो मुश्किल नहीं होता मैनेज करना कैंपिंग में? मतलब जैसे कंफर्ट लेवल हो जाता है कि कंफर्ट तो छोड़ना पड़ता ना, या तो आप बजट में ट्रेवल करो या कंफर्ट में करो। क्योंकि होटल में क्या, अगर आप डायरेक्ट होटल ले रहे हो ना तो होटल में जाओगे, नहाओगे, सो जाओगे, अगले दिन फिर राइड के लिए निकल जाओगे। लेकिन अगर आप कहीं पे कैंपिंग करते हो ना तो शाम को वहाँ के बंदे आते हैं या सुबह आते हैं, पूछते हैं, या कोई पुलिस वाला आ गया, उनसे बात होती है, कनेक्टिंग होती है उनसे बहुत ज्यादा। तो अभी मतलब ऐसे कुछ ट्रैवल में लोग मिले हो जो अभी भी बहुत अच्छे कनेक्शन में हो, या फिर कोई ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा खास है और ट्रैवल से ही मिले, ऐसे रोड साइड मिले चलते फिरते? बहुत सारे। अगर मैंने पहले ऑल इंडिया राइड करने से पहले अगर मैं किसी को मैसेज करता था ना कि भाई मुझे बाइक से राइड करनी है, इसमें बाइक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मान लो मुझे कोई ट्रैकिंग करनी है तो मैं बाइक को कहाँ पे रखूँ, सामान कहाँ पे रखूँ, रात को कहाँ पे रुकूँ, ये अगर मैं पूछता था ना कोई रिप्लाई नहीं देता था, सीन तक कर लेते थे, कभी रिप्लाई नहीं करता था। अभी बंदे खुद से मैसेज कर रहे हैं। तो आप रिप्लाई करते हो नहीं करते? मैं करता हूँ रिप्लाई। मैं क्या करता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन शाम को देख लेता हूँ, अगर उसमें खाली हाय हेलो गुड मॉर्निंग हो रहा तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता। लेकिन अगर किसी ने कुछ भी पूछ रखा ना, वो अगर मुझे नहीं पता ना तो मैं गूगल करके यूट्यूब पे वीडियो देख के तब भी जवाब देता हूँ। सही, मैं रिप्लाई करता हूँ। ये होता है जब हमने खुद ने फेस किया। हाँ, फेस किया ना, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैंने ना जैकेट यूज करनी थी, गोप्रो कौन सा लेना है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। एक्चुअली यूट्यूब पे देखते हैं ना तो वे क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं ना तो वे उसकी अच्छी बुराई बताते नहीं, एक चीज बताते हैं ये अच्छा ये अच्छा, लेकिन किसी ने यूज किया तो बता सकता भाई अगर इस लेवल तक जा रहे हो ना तो ये अच्छा नहीं रहेगा। ये चीज़ होती है। मतलब मैंने भी ना अभी जॉर्जिया ट्रैवल किया, मेरी पहली कंट्री थी यूरोप की, और अभी मैंने उसके ब्लॉग डालने स्टार्ट किए तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आने लगे इमिग्रेशन के लिए, वीज़ा के लिए, कि क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछे। तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ उनसे यार। जब मेरा नहीं हुआ था तो मैंने यूट्यूब की सारी वीडियो देख डाली होगी, इतना कंफ्यूज था यार क्या पूछ लेंगे, कैसे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि वहाँ पे डिपोर्ट करके बाहर भेज देते हैं। तो अब जब मैं जा चुका हूँ, जब मेरे पास एक्सपीरियंस है, जब मैं कैपेबल हूँ, तो मैं रोज शाम को देख ही लेता हूँ कमेंट्स क्या क्या आए हुए, मैं उन पर रिप्लाई करने की ट्राई करता ही हूँ जब भी टाइम मिलता है। हाँ, हम ट्रैवल के टाइम हर टाइम रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, हर टाइम नेटवर्क भी नहीं होते, फिर ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा उसके रिप्लाई कर दें, क्योंकि पर्सनली फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये आज से 1-1.5-2 महीने पहले या 1-2 साल पहले हम भी थे, हमारे मन में भी यही डाउट था। तो ये चीज़ तो मैं पर्सनली खुद भी रिलेट कर पाता हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, किसी भी बंदे से पूछ रहे थे ना कोई रिप्लाई तक नहीं कर रहा था। लेकिन आज उस टाइम पे ना डायरेक्ट नंबर ले रहे हैं कि भाई अपना नंबर दे दो, बात करनी है या साथ में राइड करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे। क्योंकि जो सबसे पहले ना मैं क्या करता था, जैसे बाइक पे 1-2 जगह घूमा था लेकिन इतना बड़ा ट्रैवल नहीं किया था। उस टाइम पे मैं क्या देखता था, यूट्यूब पे देखता था कि बंदे कोई बाइक रोक तो उसके पास आ रहे हैं, उसके साथ फोटो ले रहे हैं। फिर मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है, तो उसमें मैंने देखा कि ऐसे बंदे के फैन बन जाते हैं या यूट्यूब से इनकम आती है। तो वो मैंने इनकम का कभी नहीं सोचा, बस मुझे ये था कि मेरे नाम से जाने, क्योंकि ट्रैवल बहुत सारे बंदे कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे नहीं तो उसको कोई नहीं जानता, ना के बराबर जाना, बिल्कुल ना के बराबर। अब आज हम मिलते हैं, जैसे आप उनसे मिले जो एटलस साइकिल पे घूम रहे थे, उनको कोई फेम थोड़ी चाहिए, बिल्कुल वो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, पर्सनल उनका मोटो है, उनको कोई फेम नहीं चाहिए, कुछ ये नहीं है। तो ये चीज़ तो देखो है ही, काफ़ी सारे ट्रैवलर, बड़े बड़े ट्रैवलर रहे हमारे हिस्ट्री में, वो कौन सा उनको ये था कि हाँ हम अपने साथ सही बात है, एक फोटो वीडियो नहीं लेते थे। ये मैं भी पर्सनली काफ़ी ट्रैवलर से मिला हूँ। मैं अभी स्पीति वैली था, अपनी गाड़ी लेके गया हुआ था, तो मेरे से एक ने लिफ्ट मांगी थी, तो वो कपल था, आई थिंक वो जर्मनी से था, जर्मन कपल था। उन्होंने मेरे को बताया कि वो 92 में आए थे पहली बार स्पीति। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज से 5 साल पहले किसी इंडियन से पूछ लेते स्पीति तो नहीं पता था, आज भी नहीं पता काफियों को। वो 92 में कब स्पीति आए होंगे, मतलब क्या उनके माइंड में रहा होगा कि यार स्पीति में क्या ऐसा देख लिया उन्होंने।
तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फेम के लिए ट्रैवल नहीं करते या पैसों के लिए ट्रैवल नहीं करते, वो अपने लिए ट्रैवल करते हैं, तो उसमें मज़ा आता है। मेरे को भी पर्सनली ये लगता है कि जब हम खुद के लिए ट्रैवल करते हैं तो सब चीज़ें अपने पास कनेक्ट करने लग जाती है। मुझे ना एक बंदा मिला था नेपाल में, वो साइकिलिस्ट है, उसने ना लगभग 150 कंट्री ट्रैवल किया हुआ है और 2003 में किया हुआ, 2003 में या 5 में किया हुआ है। तो मुझे उस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे हम नेपाल में एंटर किए ना तो बहुत सारे बंदे कहने लगे कि आप उनसे मिले हो, क्योंकि अगर दूसरे देश में देखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे भी कोई दूसरी कंट्री से आता तो हम ये सोचते बड़ा ट्रैवलर है, तो बोले आप उसको जानते हो, तो हमने 3-4 बार नाम सुना, फिर हमने सोचा कि इससे मिल के जाएंगे। तो वो काठमांडू में रहते हैं, तो काठमांडू में हमने 3-4 जो हमारे राइडर थे ना उनसे कहा कि हम इनसे मिलना है, लेकिन मना कर दिया कि भाई ये बहुत बड़े ट्रैवलर है, नहीं मिल पाएंगे। मैंने उनको डायरेक्ट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेल पे, हर जगह मैसेज लिखा, 5 मिनट में मेरे पास रिप्लाई आ गया। मैंने उसको लिखा था कि मैं इंडिया से हूँ, हरियाणा से हूँ और ऐसे साइकिलिंग कर रहा हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना। उसका गाना भी रिलीज हुआ था उसी टाइम पे। तो उसने 4 बजे हम लोगों को बुलाया, हम 3 बंदे गए। उसके बाद वो उनसे पहली बार मिले, वो होटल में लेके गया, हम सोचे वैसे मिलने के लिए बुलाया उसने। तो उसके बाद बोले क्या पियोगे, हमने कहा कि सर जो आप पिलाओगे। फिर उसने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद वो बोला अभी थोड़ी देर ऊपर चलते हैं, तो वो बंदा खुद उठा के लेके जा रहा है। हम सोच रहे यार इतना बड़ा बंदा है, साइकिलिस्ट है, इतनी कंट्री ट्रैवल कर ली, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे कोई इतनी ट्रैवल कर लेता ना तो भगवान मानने लग जाते अपने आप को। उस बंदे ने खुद बर्तन धुले, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद उसने खुद अपनी स्टोरी बताई। उसने क्या किया था, घर से 200 रुपये लेके चला था और 200 रुपये लेके वापस दे दिए उसने घर पे। मतलब उसका एक भी पैसा नहीं लगा, अगर कुछ रुपये लग रहे थे ना तो दूसरे से हेल्प कर रहा था और कहीं पे मांग भी नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था। लेकिन एक दूसरे से जहाँ पे भी जा रहा था ना, बंदे अपने आप कनेक्ट हो रहे थे और उसकी हेल्प कर रहे थे। उसकी 3 से 4 बार साइकिल चोरी हुई, वो दूसरी बार मिली। उसके बाद वो ना क्या करता था, वहाँ पे ना बियर पीता था, बियर के ढक्कन लेके आता था और सिक्के लेके आता था हर कंट्री की। उसने वापस आने के बाद माउंट एवरेस्ट गया वो, और उसने सारे ढक्कन ऊपर लेके गया। तो ऐसे बंदे से मिलने के बाद हमें भी लगाया था कि अगर आप ट्रैवल करते हैं ना तो आपको बहुत बंदे मिलते हैं, अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे ना तो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मैंने फील भी किया स्टार्टिंग में। यही एक खासियत है ट्रैवलर की, ट्रैवल कम्युनिटी की हमारी, की हम अपने आप ऐसे लोगों से घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, पता भी नहीं चलता। मतलब एक रूम में मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा हुआ था जब कभी ट्रैवल करना स्टार्ट किया। पहली बार मैं भी नेपाल ही गया था, जब मेरा एक बड़ा और सोलो ट्रिप था। तो मैं नेपाल में बैठा हूँ काठमांडू में एक होटल था मेरी मार्केट में। तो अब एक रूम है, उसमें भाई एक जर्मनी से है, एक स्पेन से है, एक फ्रेंच बंदा है, एक नेपाली भी हमारे साथ लोकल बैठा था, एक मैं इंडियन हूँ, 1-2 और कंट्री से, मतलब 7-8 लोग हैं, सब अलग अलग कंट्री से है। बट हमें भी नहीं पता एक दूसरे को, किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, कच्ची पक्की इंग्लिश में, बट ऐसे आधे घंटे में घुल मिल गए जैसे पता नहीं कितने पुराने भाई हो। मतलब ऐसे फ्रैंक हो गए, हम रात भर घूम रहे हैं साथ में। किसी को पता नहीं है फ्रेंच वाले को स्पेनिश नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती हमें, तो बट फिर भी सब आपस में थे। तो ये चीज़ तो मैं खुद भी मानता हूँ, ट्रैवल की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ट्रैवल की लैंग्वेज कोई डिफाइन नहीं कर सकते हम, हिंदी, इंग्लिश। ये आपको भी आई होगी लैंग्वेज की प्रॉब्लम कभी, साउथ में स्पेशली, साउथ वाली साइड या नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में से ज़्यादा साउथ में आई होगी। साउथ में ज़्यादा आई, पहले भी आई थी लेकिन पहले इतनी नहीं आई, क्योंकि जब मेरे पास बाइक थी तो मैं जहाँ पे भी जाता था खाना बोल देता था, उनको दे देते थे, या फिर मैं पढ़ लेता था प्योर वेज है। लेकिन अभी ना मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए थे, तो उसमें ना मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में था। अच्छा। उसमें टिकट में अगला बंदा कुछ बोल रहा है, पैसे के लिए बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। अगर मैं किसी बस स्टैंड पे उतर जाता हूँ और खाने के लिए लेता हूँ, उस पर लिखा हुआ 20 रुपये, वो 30 रुपये ले रही है, मैं उसको बोल रहा हूँ 20 रुपये, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, उसको 30 रुपये देने पड़ेंगे, क्या बोल रही है पता ही नहीं चल रहा। लैंग्वेज की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेशनल कहाँ ट्रैवल किया आपने? इंटरनेशनल अभी तक नेपाल गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ और पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर गया हूँ। तो आगे कहाँ के प्लान है? आगे देसी यात्री विकास सिर्फ देश में नहीं। कोई कहता है 193 कंट्री, कोई 200, मैं 200 मान के चल रहा हूँ, लगभग सारी कंट्री घूमनी है। अच्छा, फिर आप अपना नाम चेंज करके विदेशी ट्रैवलर? नहीं, देसी यात्री। जैसे मैंने देसी यात्री विकास लिखा था, देसी मतलब हरियाणा से, यात्री मींस ट्रैवल कर रहा हूँ और विकास मेरा नाम है, तो इसलिए देसी यात्री लिखा, लेकिन ट्रैवल विदेश में भी करूँगा। मतलब आगे है प्लान सारे एक्सप्लोर करने। तो वो भी ऐसे ही बाइक पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हिचहाइक करके ऐसे रहेंगे या फिर मिक्स रहेंगे सारे? नहीं, मिक्स रहेंगे सारे। एक्चुअली जैसे बाइक से प्लान कर रहा हूँ कि दिल्ली से लंदन जाऊँ, इसके बाद साइकिलिंग, जैसे श्रीलंका में साइकिलिंग की, या रशिया में साइकिल यहीं से लेके गए थे? नहीं, लेके नहीं गया था, जाने का प्लान है।
वैसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया था, लेकिन बहुत खूबसूरत लगा। जैसे कई बंदे गोवा का प्लान करते हैं, तो मेरे हिसाब से श्रीलंका का प्लान करना चाहिए। एक फ्लाइट का ज्यादा लगेगा, बाकी अलग से कुछ खर्चा नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे अलग ही फील है। आपको ना थोड़े से एरिया में हर एक चीज मिल जाएगी, चाहे वो जैसे अपने जयपुर राजस्थान की तरह यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, या फिर आप मनाली जाते हो तो हिल स्टेशन हो गए, या फिर गोवा में जाते हो तो बीच हो गए, वो आपको ना सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ना श्रीलंका बेटर है गोवा से। और बाकी सब कंट्री का आपका यही एडवेंचर करने का प्लान है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये सब चीजें? मैं सोच रहा हूँ हर साल ना 10 से 15 कंट्री करने का, तो ये शायद इसी साल से स्टार्ट कर मन नहीं आता रुकने का, थम जाए थोड़ा देर बैठे 2-4 महीने रुके, रेस्ट करे, या फिर बैक टू बैक ही निकल रखना है? बैक टू बैक निकलना। अगर एक बार रुक गए ना तो घर वाले कभी शादी के लिए बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि जॉब कर ले, अगर अभी घूम नहीं रहा तो इसलिए रुकना नहीं। घूमने के लिए नहीं बोलते कुछ? नहीं, पहले बोलते थे, लेकिन मैंने ना बाइक पे ऑल इंडिया राइड करने से पहले ना अपनी मम्मी को उत्तराखंड के 4 धाम करवाए थे। अच्छा। तो मम्मी ने वो करके ना पता चला कि बहुत कुछ है देखने के लिए। मम्मी सोचती थी कि अकेला मैं घूम रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं 4 धाम उत्तराखंड में लेके गया ना, तो वहाँ पे इतने बंदे मिले, क्योंकि अपने साउथ से, मुंबई से बहुत सारे बंदे हैं जो 4 धाम ये करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। तो जैसे 4 धाम किए ना मम्मी ने, तो मम्मी ने देखा कि हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ है, होटल नहीं मिल रहे, अगर किसी मंदिर में जा रहे हो तो 2-3 घंटे दर्शन करने पड़ रहे हैं। तो मम्मी को पता चल गया कि हम मतलब आप अकेले नहीं घूम रहे, बहुत कुछ घूम रहे हैं। दूसरा ना एक काउच सर्फिंग ऐप है। मैं ना हैदराबाद गया था, तो मेरे को किसी ने ट्रेन में बताया कि काउच सर्फिंग एक ऐप है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने वो ट्रेन में डाउनलोड किया, मैंने कई बंदों के पास रिक्वेस्ट सेंड की, तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन वहाँ पे ना पेटीएम में एक बंदा था जो अपने हिसाब से था, वो वहाँ पे जॉब कर रहा था, तो उसने मेरे पास पर्सनली मैसेज किया कि भाई ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप नंबर दो, मैं बात करता हूँ। तो उसने मेरे से आधा घंटा बात की, फिर उसने पूछा मैं क्या ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी तक कहाँ किया हूँ। तो मतलब वो ये जानना चाहता था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रेलवे का एग्जाम देने गया था। तो वो सोचा सिर्फ स्टे के लिए बात कर रहा है कि फ्री में स्टे करना चाहता है, या फिर ये सच में ट्रैवलर है। तो मैंने उसको बताया मेरा ये प्लान है, मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, अभी ये प्लान है। तो उसने ना एक ग्रुप में ऐड कर दिया हैदराबाद के काउच सर्फिंग के। उसमें ना आपने आप उन्होंने 5 से 6 बंदों ने मेरे पास रिक्वेस्ट सेंड की कि मैं आपको होस्ट करूँगा, मैं आपको होस्ट करूँगा। मैं एक बंदे के घर पे गया, मैं सोच रहा था, मतलब मैंने स्टार्टिंग में यही सोचा था काउच सर्फिंग, मुझे नहीं पता था कि ट्रैवलर से ऐसे बात करते हैं, मिलते हैं। मैं सोच रहा था कि वहाँ पे जाऊँगा ना मेरा खर्चा बच जाएगा, मैं किसी के पास रुक जाऊँगा। लेकिन वो बंदा था, वो कहीं बाहर घूमने गया हुआ था। अगले दिन मैं उससे मिला, उसके मम्मी पापा अमेरिका घूमने गए, उसकी बहन लंदन घूमने गई, और वो मुझे पूरा गाइड कर रहा है हैदराबाद में, कहाँ पे कैसे जा सकते हो, कहाँ पे आप टैक्सी लोगे, कहाँ पे आप पैदल जा सकते हो, ये दिन में देखना चाहिए, ये रात में देखना चाहिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे 3-4 दिन रुका। फिर उस बंदे के पास भी रुका जिसने मेरे को ना होस्ट करवाया था ना, हिसार से था बंदा। उसके पास एक बंदा जर्मनी से रुका हुआ था, उसका एक और दोस्त था, उसके पास एक बंदा ताइवान से रुका हुआ था। हम शाम को फिर खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे गए। हम वहाँ पे शाम को 7 बजे बैठे थे, और मैं पता नहीं चला कब 1 बज गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी इतनी स्टोरी सुना दी कि वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि काउच सर्फिंग बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रैवल बहुत। वो क्या करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे ना छुट्टी होती ना, हरिद्वार घूम लिए, जयपुर घूम लिए, या मामा घर चले गए, वहाँ पे क्या करते हैं, अगर 2 महीने की छुट्टी होती ना, वे 2 महीने दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। अगर उन्होंने मान लिया ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद अगले कोर्स करने से पहले 1 साल का गैप ले लेते हैं और दूसरी कंट्री घूमने चले गए। कोई साइकिल से ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है, कोई सिडनी, मतलब कोई किसी कंट्री में, कोई किसी कंट्री में, कोई साइकिल से, कोई बाइक से। तो उनका एक्सपीरियंस जाना ना, मैंने उसके बाद और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि घूमने में बहुत चीज़ है। तो मैं काउच सर्फिंग यूज़ करता हूँ, उसमें मैं अपने घर पे बंदों को होस्ट करता हूँ, जिससे मेरे घर वालों को भी ये लगे कि अकेला मैं नहीं घूम रहा हूँ, और भी बंदे घूम रहे हैं। तो आते हैं लोग, मतलब? हाँ, मेरे पास बहुत बंदे आते हैं। अच्छा, यहाँ दिल्ली से आते हैं? नहीं, साउथ से भी आते हैं। अच्छा। जैसे क्या होता, कोई दोस्त साउथ में घूमने गया, तो वो कहीं पे होस्ट देख रहा है, वो कह रहा मैं तुझे होस्ट कर लूँगा, तो मेरे दोस्त को होस्ट करवा दे। वो मेरे पास कॉल कर देता है कि एक बंदे को होस्ट करना है। कोई रेफरेंस देता है, कोई रेफरेंस बाद में कहता मेरा चल नहीं रहा, मैं बाद में दे दूंगा, क्योंकि एक दिन बाद रेफरेंस देते ना, तो बहुत सारे बंदे रेफरेंस नहीं देते। मैं फिर भी होस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि घर वालों को पता चलता रहेगा ना कि और भी बंदे घूम रहे, फिर मेरे को बोलते नहीं। आएंगे, हम भी आएंगे आपके घर, बिल्कुल किसी दिन घूमने। नहीं, रुकने आओ, घूमने नहीं, रुकने आओ। हाँ, काफी अच्छा, काफी अच्छा। मतलब ये होता है पर्सनली, जब हम ट्रैवलर से मिलते हैं ना, तब लगता है यार हमने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल नहीं किया। हम मतलब एक रिग्रेट मोड पे आ जाता है, यार हमने अब तक कुछ नहीं किया, हमने क्या ट्रैवल किया है। गए, रुके, हरिद्वार घूम लिए, 4 बार हम चले गए। अपने आप में हम कंपटीशन करते हैं, मैं 4 बार गया हूँ हरिद्वार में, 2 बार गया हूँ वैष्णो देवी। फिर याद आता है यार लोग ऐसे है,
मैं भी पर्सनली मैंने ट्रैवल किया श्रीलंका। मैं भी काफ़ी सारे ट्रैवलर से मिला, बड़े बड़े ट्रैवलर से मतलब मुलाकात होती रहती है ट्रिप पे। तो उनसे मिलके ऐसा लगता है कि यार मतलब दुनिया कितनी बड़ी है, हम कहाँ घूमे, कहीं नहीं घूमे। हम आपस में खुश हो जाते हैं, अरे 4 कंट्री चले गए या फिर 2 लोकेशन कवर कर ली। तो हम स्पेशली जब हम कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं, हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यदि हम कहीं टैक्सी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले गए, वो हमारा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही है। हिचहाइक कर रहे हैं, मैंने पर्सनली थाईलैंड में हिचहाइक की है, मैंने नेपाल में किया। थाईलैंड मेरा बहुत बजट ट्रिप था काफ़ी, मतलब लोग थाईलैंड को बदनाम करते हैं इधर उधर की चीज़ों से, बट मैंने थाईलैंड बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। काफ़ी मंदिरों में गया हूँ, काफ़ी पहाड़, वहाँ का पहाड़ी इलाका पूरा एक्सप्लोर किया, चियांग मई पाई, काफ़ी अच्छी जगह लगी। तो अच्छा लगता है जब हम ऐसे ट्रैवलर से मिलते हैं। इसीलिए यही हमारा मेन मोटो था इस पॉडकास्ट का भी, ताकि हम सारे ट्रैवलर से मिले और जाने कि ट्रैवल कितनी बड़ी चीज़ है। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे भी कम्युनिटी में ट्रैवलर है, काफ़ी सारे ट्रैवलर का ये हो जाता है यार हम घर से निकले क्या बोलेंगे, घर वालों को कन्विंस करना सबसे मेन चीज़। फिर दूसरा बजट का कि क्या हमारे को, कईयों को बजट रोक देता है, कईयों को घर वाले रोक देते हैं। मन सभी का होता है ट्रैवल करने का। आपको भी काफ़ी लोग मिले होंगे, काफ़ी क्वेश्चन आते होंगे इस चीज़ के। मेरे को बोलते भी हैं कि क्यों पैसे उड़ा रहा है, कहाँ से इतने पैसे लेके आ रहा हाँ, है। कुछ लोग नेगेटिविटी भी बहुत फैलाते हैं, अरे क्या करेगा इतना घूम के, क्या क्यों कर रहा है ये सब, क्या मिलता है घूम के। अब उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना क्या मिल रहा है आपको घूम के। नहीं, अगर आप कुछ भी जवाब दोगे ना उसका रिपीट जवाब दे ही देंगे, वे तैयार रखते हैं। तो आप मतलब सबका क्वेश्चन होता होगा कि भाई ये पैसे कमाता कहाँ से है, या कितना खर्चा करता है। तो आपका ऑन एन एवरेज एक ट्रिप पे कितना खर्चा हो जाता होगा, जो आपकी, जैसे आप 1 मंथ की कोई ट्रिप कर रहे हो, तो आप जब बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो, मैं एक आइडिया के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ कि बजट ट्रैवलर जो बंदे माइंड में सोचते हैं ना, काफी लोग होते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि भाई आप फ्री में ट्रैवलिंग कर सकते हो। मेरे को पर्सनली लगता है नहीं कर सकते, नहीं, हो ही नहीं सकता, नहीं कर सकते। नहीं हो आप सकता। कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे, अपनी नहीं हेल्थ हो से पाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं करना पाएगा। पड़ेगा सब चीजों से। नहीं हो पाएगा। तो बजट ट्रैवलिंग में मैं खुद पर्सनली मानता हूँ ये चीज़ें अच्छी है कि आप जैसे आप गुरुद्वारा में स्टे किया, मैंने कई बार किया है, मंदिर में स्टे किया है, ठीक है, कई बार धर्मशाला हिसराय में स्टे किया या फिर बेसिक जगह खा लिया। तो आपको क्या लगता है ऑन एन एवरेज आपका महीने भर की ट्रिप में क्या खर्चा आ जाता होगा जब आप निकलते हो अपने तरीके से? वो एक तो लोकेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा ना मेनली आप कहीं पे भी जाते हो ना तो 2 चीज़ों का सबसे मेन खर्चा आता है, 3 चीज़ों का। पहला तो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें अगर आप बाइक से जाते हो ना तो एवरेज बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे अगर आप उत्तराखंड में जाओगे ना, लद्दाख में मान लो, आपको यहाँ से लद्दाख दूर पड़ेगा, वो पहले 2 दिन में ज़्यादा खर्चा होगा, उसके बाद हर थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लो, तो उसमें तो आप कोई बजट बना ही नहीं सकते कि इतना लगेगा, वो तो उस पर बाइक पे लगेगा। उससे अलग दूसरा होता है रहने का। रहने में अगर आप टेंट ले लेते हो ना, मेरे पास जैसे डीकैथलॉन का 2% टेंट है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। एक बार वो 2000 रुपये का ले लो, पूरी जिंदगी काम आएगा। कहीं पे भी लगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में लग जाएगा, वाटर प्रूफ भी है, आंधी वांधी कुछ आता हो। तो रहने का आप, मैं जहाँ तक हो सकता हूँ ना, रहने का बिल्कुल ना के बराबर लेके चलता हूँ कि एक दिन भी नहीं रहूँगा। खाने का अगर आप लोकल ढाबों पे खाओगे ना, जैसे अपने उत्तराखंड में चले जाओ, वहाँ पे आपको 100 रुपये में बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, 80 में, 100 में, 120 में, थाली सिस्टम हर जगह होती है। आप साउथ में चले जाओ या अपने राजस्थान में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे क्या होता है, ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे ट्रक वाले खाते हैं, अच्छा खाना मिलेगा। ये नहीं कि कोई खराब खाना मिलता, बहुत अच्छा खाना मिलता। तो 80-100 रुपये में वहाँ पे मिल जाता है। अगर तो आप 2 टाइम भी खाते हो, क्योंकि 2 टाइम ही खाया जाएगा, इससे ज़्यादा तो खाया भी नहीं जाता, तो 200 रुपये, 30 दिन के 6000 रुपये ये लगेंगे। बाकी आपका बाइक से जो भी बाइक का जो बजट होता है, आप बस में भी जा सकते हो, ट्रेन में भी जा सकते हो, उसमें भी ज़्यादा, उसका कुछ ज़्यादा खर्चा है नहीं, और खाने का ही होगा, रहना बिल्कुल फ्री है, बाकी आपका घूमने के ऊपर है। ये तो पर्सनली मैं भी मानता हूँ, इंडिया में ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, पूरे वर्ल्ड में इतना सस्ता ट्रांसपोर्ट शायद ही कहीं हो, बहुत सस्ता है। इंडियन रेलवे, मतलब मैंने पर्सनली खुद ने बहुत ट्रैवल किया, 700 रुपये में तो आप यहाँ से कन्याकुमारी जा सकते हो, स्लीपर कोच में, रजिस्टर्ड रिजर्वेशन में। आई थिंक 750 की टिकट है। मैं जब कश्मीर टू कन्याकुमारी वाले ट्रिप पे था, तो मैं वापस की मैंने टिकट बुक की थी, मेरी 750 की टिकट बुक हुई थी। कन्याकुमारी से यहाँ 2500 किलोमीटर, अराउंड 2000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। तो ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे यहाँ काफ़ी सस्ता है। वो आपके ऊपर है कि आप, जैसे कई बंदे ये बोलते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ ना, मैं किसी वाटर कूलर से या मान ले रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, या फिर किसी पेट्रोल पंप से, वहां से पानी भरता हूँ, हमेशा अपने पास बोतल रखता हूँ। लेकिन बहुत सारे बंदे हुए पानी पीते ही नहीं, वो अलग से बिस्लेरी का और इनका पिएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, अगर आप डेली वो पानी पियोते हो तो थोड़ा बजट हाई होगा। कई बंदे कहते हैं कि हम होटल में रुकेंगे, कहीं रहा नहीं जाता, क्योंकि जैसे आप धर्मशाला में रुकते हो, जैसे अभी मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए, मैं हर जगह ना धर्मशाला ट्राई करता था, वहाँ पे आपको 50 रुपये में, 100 रुपये में रहने के लिए मिल जाएगा।
लेकिन आप वहीं पे होटल के पास जाओगे तो आपको 1,500-2,000 से नीचे नहीं मिलेगा। तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बजट में करना चाहते कंफर्ट हो। जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको घर वाला कंफर्ट कहीं नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। ये तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही रियल ट्रैवल है। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से नई बातचीत करना। अगर आप सिर्फ पैसे बचाने के लिए घूमोगे ना तो अगले बंदे को बातों से पता चल जाता है आप कैसे बात कर रहे हो, पिछली आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, तो उस बंदे को पता चल जाता है कि मतलब सिर्फ फ्री में रुकना चाहता है या बात करना चाहता है। जैसे अभी मैं ना 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा था, तो मैंने प्लान किया कि मैं ना डायरेक्ट ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच जाऊंगा रात को 7-8 बजे तक, मैं वहीं पे कोई धर्मशाला ले लूंगा। लेकिन बस वाले ने कहीं पे ट्रैफिक मिल गया या शॉर्टकट लेने की कोशिश में उसको वो बोला कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा वहां तक। उससे पहले ही उसने बोल दिया कि मैं आपको ना वहां पे उतार दूंगा औरंगाबाद, तो उससे आगे नहीं जा पाएगी। तो मैंने देखा कि औरंगाबाद तक मुझे 8 से 9 बज जाएंगे, उसके बाद आगे जो 60 किलोमीटर ना वो ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। मैंने वहाँ पे काउ सर्फिंग सर्च की। काउ सर्फिंग में एक बंदे ने एक्सेप्ट कर ली, उसने नंबर मांगा, वो बोला पहले मैं बात कर लूँगा थोड़ी देर, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा। उसने बात करने से उसको आइडिया होगा कि मैंने कितना ट्रैवल किया हो, या फिर क्योंकि आप काउ सर्फिंग की पूरी हिस्ट्री बनाते हो ना। उस बंदे ने मुझे होस्ट किया, उसने अपने भाई से मिलवाया। वो दोनों भाई क्या थे, मतलब अपना खुद का बिजनेस करते हैं, लेकिन वे ट्रैवल इतना नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टाइम की कमी है। लेकिन वे ऐसे ही बंदों को होस्ट कर रहे हैं, कोई उनकी सिटी में आ रहा तो उनसे मिल रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस जान रहे हैं, जिनके थ्रू हम भी जान सके कैसे ट्रैवल करते हैं, आगे को भी घूमना पड़े। तो बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं। मैंने पर्सनली कभी काउच सर्फिंग ट्राई नहीं की, मतलब ऐप ट्राई नहीं की। ऐप मैंने ट्राई किया, इसमें एक ऑप्शन आता है, आपने भी ट्राई किया होगा हैंग आउट का, तो वो मैंने ट्राई किया है कि हैंग आउट अपना मतलब लोकेशन अवेलेबल कर दी, किसी का आ गया कि चलो मिलते हैं, या फिर साथ में कहीं बियर पीने चलते हैं या फिर कहीं कॉफ़ी पे चलते हैं। तो वो 1-2 बार मैंने बहुत पहले ट्राई किए थे, बट कभी मैंने स्टे ट्राई नहीं किया। बट हाँ, जब मैंने ट्रैवल किया था तो मेरे ट्रैवल में ऐसे हुआ था कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के आ जाते थे, अरे आप पुणे आए हो, आप हमारे घर आओ, आप रुको। थोड़ा इंस्टा पे मैं ज़्यादा एक्टिव था जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं रुका। मैं मतलब जब मैं पहली बार रुका था, मेरे को भी पहली बार बड़ा डर सा लगा था यार, मैं ऐसे किसी के घर रुकने जा रहा हूँ। वो अंकल और उनका बेटा आया, उनका बेटा मेरी एज का ही था, वो मेरे को पिक करने आया स्पेशली, और अपनी मतलब अच्छी महंगी गाड़ी और अपने घर ले गए। घर देखा मैंने, बहुत लग्जरी घर, मतलब प्रॉपर 300-400 गज की कोठी थी बिल्कुल, और वहाँ स्टे कर रहा हूँ, अच्छे लग्जरी से स्टे कर रहा हूँ। मैं एक बार मैंने माइंड में आया कि इनको क्या मन में आया होगा मुझे बुलाने का, क्या इन्होंने सोचा होगा। रात को हमारा डिनर वगैरह हुआ, उसके बाद वो सब मेरे साथ बैठे, पूरी फैमिली, कुछ नहीं, उनको सिर्फ मेरी ट्रैवल स्टोरी सुनी थी। उनको वो बोलते हैं हम यहाँ पे होस्ट इसीलिए करते हैं, हमने एक रूम स्पेशली ट्रैवलर के लिए बना रखा, और वो रूम देख के ही लगता है कि उन्होंने बनाया है ऐसे, हम जैसे ट्रैवलर के लिए है। तो हमें अच्छा लगता है, हम रात को डिनर पे बैठते हैं, अलग अलग ट्रैवल स्टोरी सुनते हैं, अच्छा ये है ऐसे है। सुबह हम थोड़ा सा कई बार वियर्ड भी हो जाता है, जैसे हर किसी का अपना अलग कल्चर होता है, अलग चीजें होती है। सबसे वियर्ड मेरे को इस चीज में, सबसे मेरे साथ जो हुआ, मेरे को लगता है कि अपना जब उनका खाना होता है, लोकल खाना होता है, कई बार ऐसा होता है हमें पसंद आता है, कई बार नहीं आता, बट हम बैठे हैं चारों सारे फैमिली वाले बैठे हैं तो हमें खाना पड़ता है। आपके साथ कुछ ऐसा केस हुआ हो, कुछ ऐसा लगा हो कि आपने काउच सर्फिंग किया किसी के घर रुके और आपको लगा आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना गया हो, बेसिकली अच्छा ना गया हो, या फिर थोड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस रहा हो, अजीब रहा हो? नहीं, एक्चुअली ना मैं काउच सर्फिंग में कोशिश करता हूँ 90% की किसी घर खाना नहीं खाता हूँ। अच्छा। उसके घर जाने से पहले मैं खा लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ कि मतलब उनके ऊपर बोझ ना बना जाए। मैं सिर्फ रहने की कोशिश करता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आप मतलब दिन में कभी नहीं जाते हैं? नहीं जाता हूँ, लेकिन दिन में भी खाना नहीं खाता मैं बाहर। एक्चुअली मैं किसी के घर भी जाता हूँ तो मैं सुबह 7-8 बजे 9 बजे तक निकल जाता हूँ, 7-8 बजे तक, और शाम को ही आने की कोशिश करता हूँ, चाहे मुझे बाहर कहीं पे भी बैठना पड़े। ये भी अच्छा। मेरे साथ ना एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। मैं ना जब हैदराबाद से आया ना काउच सर्फिंग के थ्रू, तो मेरे पास एक बंदे की रिक्वेस्ट आई कि ऐसे से ना मैं आपके यहाँ पे हरियाणा में घूमने आ रहा हूँ और मुझे हरियाणवी कल्चर देखना। मैं कहा ठीक है आ जाओ। तो पहले कुछ दिन दिल्ली रुका था, वो दिल्ली से मेरे घर आया, फिर वो बोला कि यार मुझे ना ड्रिंक करनी है। मैं कहा भाई मेरे घर में तो नहीं करते, आप बाहर कर लो। बोला ठीक है मैं बाहर कर लूँगा। मैंने उसको बियर दिला दी। वो बोला मैं अकेला तो नहीं पीऊँगा, साथ में पी लो। मैं कहा भाई मैं नहीं पीता, मेरे कुछ दोस्त पीते हैं, मैं उनको बुला दूँगा। मैंने उनको बुला लिया। उनके साथ पीने के बाद वो बोला और पीनी है, मैंने उसको और दिला दी। फिर वो बोला मैं रात को भी पीऊँगा। मैं कहा भाई रात को घर में अलाउड नहीं है, तुझे जितनी पीनी यहाँ पे पी ले। बोला नहीं मैं तो घर पे ही पीऊँगा। मैं कहा अगर तुझे रात को पीनी ना तो मैं तुझे अलग से होटल दिला देता हूँ। बोला ठीक है होटल दिला दे। मैं उसको होटल दिला दिया भाई। फिर वो अगले दिन, जैसे ये अगले दिन ना रेफरेंस देना होता है कि तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे तो यही उम्मीद थी कि अच्छा रेफरेंस देगा, लेकिन उसने रेफरेंस नहीं दिया। कॉल करके डायरेक्ट मुझको बोला
कि तू अच्छा होस्ट नहीं है। अगर कोई बंदा तेरे साथ आ रहा तो उसके तेरे साथ ड्रिंक करनी पड़ती है, मगर मैं तो नहीं करता, भला करनी पड़ेगी, या फिर तू होस्ट मत कर बंदो। तूने अपने दोस्त नहीं बुलाने थे, तुझे अपने साथ पीना था, तुझे अपने घर पे लेके जाना था, तुझे घर वालों को बोलना था कि ये पीता मैं क्या करूँ। तो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था। ये भी एक पॉइंट रहता है। तभी वो एक कॉल करके जो बंदा कॉल करते हैं, या फिर उसका ना पूरा वो आप देख लेते हो, जैसे प्रोफाइल में लिखा होता है, जैसे मैंने प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं आपके साथ ट्रैवल भी करूंगा, अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं आपको बाइक दे सकता हूँ, मैं आपको पिकअप कर सकता हूँ, मेरे घर में जो खाना बनेगा मैं आपको खाना दे सकता हूँ। बाहर से अगर आपको कुछ खाना तो आप अपने पैसों का खाओगी। अभी कोई होस्ट करने आएगा, कोई मेरे घर पे आएगा, लेकिन वो कहे मैं ये खाऊंगा, नॉनवेज खाऊंगा। वो कह सकते हैं कि जैसे एक ऐप बनी है, वो अच्छी चीज के लिए बनी है, लोग उसको भी मिसयूज करते हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। ये मैंने भी फील किया। लोग जैसे उसमें हैंग आउट वाला फीचर है, तो मैंने लोगों को देखा, लोग बड़ा ये होता है कि चलो इसमें मैं इस शहर में हूँ तो मैं लड़कियां सोचती है मैं लड़के की कंपनी देख लेती हूँ, लड़का सोचता है मैं लड़कियों की कंपनी देख लेती हूँ। वो एक पॉइंट पे आके बहुत खराब है। आप एक ऐप है जो प्योरली फॉर ट्रैवलर्स बनी हुई है, उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, उसमें सारे ट्रैवलर लोग जुड़े हुए हैं, और उसको आप इस वे में लेके जा रहे हो, वो भी गलत है। लेकिन अभी ना बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, पहले ये बाहर की कंट्री में था, अभी क्या आपने दिल्ली में भी ना इसका हर महीने ना मंथली मीटअप होता है, और वो हर शहर में होने लग गया, तो भी बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है। काफी ट्रैवल काफी बदला है पिछले 5-6 साल में इंडिया में, तो काफी ट्रैवल बदला है। ये हिच हाइकिंग और अगर आप काउच सर्फिंग यूज कर लें तो मोस्टली आपका बजट में ही हो जाता है, क्योंकि आप जिसके घर पे रुकते हैं ना, मोस्टली खाना वहीं पे हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने घर पे भी होस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो होस्ट मतलब किसी के घर पे रुक जाते हैं, लेकिन अपने आप बिल्कुल भी होस्ट नहीं कर रहे। कोई ऐसा कोई पॉइंट ऐसा लगा हो ट्रैवल के टाइम, जिस टाइम ऐसा लगा यार साला गलत आ गया, ट्रिप पे नहीं आना चाहिए था, या फिर वापस जाना है, घर से वापस जाना है? ये ऑल इंडिया राइड में हुआ था मेरा सबसे पहले। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे ना कोरोना जैसे मार्च में लगा था, और वो शायद 3 महीने चला था, 3 महीने 4 महीने बंद हो गया था। तो मैंने सितंबर में जैसे राइड स्टार्ट की थी ना, सबसे पहले मैं राजस्थान गया, जहाँ पे भी जा रहा हूँ हर चीज बंद मिल रही है। अच्छा। वहाँ पे सोच रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैंने घर वालों को बोला था मैं ऑल इंडिया राइड करके आऊंगा। तो तब लगा था, उसके बाद कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे गलत आ गया, क्योंकि कई जगह होता है आपके साथ अच्छी बुरी दोनों चीज होती रहती है, लेकिन वो आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, हो जाती है एडजस्ट। ऐसी कोई नौबत आती नहीं कि छोड़ के जाना पड़ेगा वापस। काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। मतलब ये ट्रैवल की सबसे अच्छी चीज यही है ना, सीखने को मिलता है। हाँ। खुद के बारे में एक नई चीज सीखने को मिलती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है सोलो ट्रैवल में, आपने फील किया होगा ये चीज कि जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड में जो आपकी खुद से बढ़ती है, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है कि भाई सुबह 7 बजे उठना है तो मुझे पता है कि 7 बजे उठना है, कोई और नहीं आएगा उठाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं 7:30 बजे उठ गया तो मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। ये सामने 2 रास्ते, हमें पता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, यदि हम गलत आ गए तो उसके कसूरवार हम ही है। हाँ, ये ग्रुपों में होता था ना कि तूने होटल ले लिया, तूने गलत ले लिया, यहाँ पे इतनी ऊपर नहीं लेना था, ये कमरा नहीं लेना था। अकेले में आपको पता आपको कहाँ रुकना, कितने बजट में रुकना, क्या करना, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कुछ गलती भी हो जाती है ना, मान लो ये रास्ता लग रहा है कि ठीक नहीं है, यहाँ से जाऊँगा नहीं, लेकिन अगर आप जाते हो बाइक में कुछ इशू आ जाता तो आपको पता कि आपकी गलती थी, तो ये ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। आपने 4 धाम यात्रा भी की है बाइक पे, पंच केदार भी किया, हाँ, वो मैंने एक साथ ऑल इंडिया राइड में किया और 12 ज्योतिर्लिंग भी किया है। हाँ, पहले मैंने ऑल इंडिया राइड एक एपिसोड इसका स्पेशल रखेंगे जिसमें हम ये सारी चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सारी यात्रा की है, कैसे सब किया। सो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा आज का ये एपिसोड। हम ऐसे ही किस्से और कहानियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल गॉसिप्स बाय गो फॉर एक्सप्लोर।